उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां पर पहुंचकर उन्होंने शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। खालिस्तानी आतंकी पन्नू द्वारा कुंभ मेले में धमाके की धमकी की तारीख देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराधी और आतंकियों को जहां जाना था, योगी जी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया है। ये योगी की सरकार है जो धमकियों से डरने वाली नहीं है। संजय निषाद ने कहा कि वे खुद उन सभी तारीखों पर कुंभ मेला में पहुंचेंगे जिन तारीखों पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमाकों की धमकी दी है। मेले में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर खुद पहुंचकर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव असली नेता थे जिनके अखाड़े में पहलवान पैदा करते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी भाड़े के पहलवान पैदा कर रही है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में झूठ बोलकर सफलता को हासिल कर लिया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सपा सरकार में मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को पीटीए चर्चा अभियान छोड़कर निषाद समर्थन करना चाहिए। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क के विवादित बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संभल के सांसद संभल जाए, वरना उनका हाल भी आजम जैसा ही होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। लगता है आपको देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके नारे में? निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोकतंत्र एक अभिभावक जनता के पैसे, जनता के भविष्य और देश के विकास और देश की सुरक्षा के लिए होता है। एक अभिभावक खोया हम लोगों ने, वो भी एक ऐसा अभिभावक जो दुनिया में नामी ग्रामी एक अर्थशास्त्री रहा हूँ, और उन्हें ऐसे समय अर्थव्यवस्था से उन्होंने भारत जब बहुत संकट में था, हमेशा देश के गरीबों, शोषितों, वंचितों के बेहतरी के लिए काम किया। और आज के दिन में उनका जाना हम लोगों ने बहुत दुखद सूचना है, और उनके इस आज की इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मेरा देश खड़ा है, और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। और हम लोग निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेकर उनके जो अधूरे सपने हैं और अधूरे काम हैं, मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। जागरा से बड़ी खबर। दुकान में जा घुसी बेकाबू रोडवेज बस ब्रेक हुए फेल। गनीमत रही कि चोट न आई किसी के। फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों में हुआ नुकसान। ईदगाह डिपो से आगरा जयपुर जाने वाली यूपी 8580-4087 नंबर रोडवेज बस सराय ख्वाजा HP पेट्रोल पंप के सामने VIP रोड की घटना। थाना शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंच कार्रवाई में जुट गई। प्रदेश के हाथरस जिले के बहुचर्चित छात्र कृतार्थ हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में डेल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और उनके पिता समेत 5 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। उन्हें सिर्फ सबूत मिटाने और अपराध की सूचना न देने का दोषी माना गया है, जबकि पुलिस ने छात्र कृतार्थ की हत्या के आरोप में स्कूल के ही कक्षा 8 के एक छात्र को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। वही पुलिस वह एंगल फर्जी निकला जिसमें कि कहा गया था कि स्कूल की तरक्की को लेकर स्कूल प्रबंधक और अन्य लोगों ने तंत्र मंत्र कर छात्र की बलि दे दी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्र का स्कूल में मन नहीं लगता था। वे स्कूल में छुट्टी चाहता था, बार बार पूछता था कि अगर कोई स्कूल में मर जाएगा तो क्या छुट्टी हो जाएगी। इसलिए उसने 22 सितंबर की रात में लाल गमछे से गला दबाकर छात्र कृतार्थ की हत्या कर दी और साथ ही छात्र साहिल के साथ सो गया था। लेकिन उस समय पुलिस ने यह कहा था कि स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल के पिता जशोधन उर्फ भगत तंत्र मंत्र करते थे। तंत्र मंत्र और बलि देने के चक्कर में उन्होंने छात्र कृतार्थ की हत्या कर बलि दे दी। जशोधन और दिनेश को विश्वास था कि तंत्र मंत्र और बलि देने से स्कूल काम धंधा में तरक्की होगी। पुलिस ने अपनी जांच में इसी घटनाक्रम को मानते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने जिस छात्र को आरोपी बनाया है वह मथुरा जिले का रहने वाला है। घटना से 3 माह पहले ही उसने स्कूल में कक्षा 8 में दाखिला लिया था। जांच में बात सामने आई कि आरोपी छात्र अक्सर कहता था कि यदि स्कूल में किसी की मौत हो जाए तो उसे छुट्टी मिलेगी या नहीं। इसी चक्कर में उसने छात्र कृतार्थ की हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में स्कूल के मैनेजर समेत 5 आरोपियों को मंगलवार में जमानत मिल गई है। हालांकि अभी जेल से रिहाई नहीं हुई है क्योंकि स्कूल प्रबंधक
बिना अनुमति आवासीय विद्यालय संचालित करने का भी आरोप है। सीओ सादाबाद हिमांशु माथुर का कहना है कि जांच में नए तथ्य मिले हैं, इसी आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें कि थाना चंदपा के गांव चूरसेन निवासी 11 साल का कृतार्थ सहपऊ क्षेत्र के रसगवा गांव के डीएल पब्लिक आवासीय स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता था। वे स्कूल के ही हॉस्टल में रहता था। पिता श्री कृष्ण सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 22 दिसंबर की रात स्कूल के हॉस्टल में कृतार्थ की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल छात्र के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके गले पर चोट के निशान थे। कृतार्थ के पिता श्री कृष्ण ने दिनेश बघेल सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा। आप जो है दिनेश प्रबंधक की पत्नी। अच्छा, आपका क्या कहना है? सर, मेरा कहना है कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि मेरे साथ न्याय होगा और मैं इस न्याय से संतुष्ट हूँ और मेरे 5 लोग जो निर्दोष फंसे हुए थे उनकी जमानत हो गई और जिस बच्चे ने हत्या की थी उस मुजरिम को पकड़ा गया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाबूजी, अभी जो कुछ समय पहले स्कूल में बच्चे की हत्या का आरोप लगा था प्रबंधक के ऊपर और स्कूल के 5 लोगों के ऊपर, उसमें कोर्ट ने अभी जो अपनी वो लगाई है, रिपोर्ट लगाई है, उसका क्या मामला है? वो पूरा क्या आदेश किए कोर्ट ने? दरअसल एक कृतार्थ नाम के बच्चे का जो डीएल स्कूल में हॉस्टल में रहता था, उसका मर्डर हुआ था गला घोंट के, और उस मर्डर में स्कूल के डायरेक्टर, उनके पिताजी और स्टाफ के 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था और सभी ने ये कन्फेस किया था पुलिस के सामने कि ये मर्डर हमने किया है। उनकी पुलिस ने बयान लेकर के उन 5 लोगों को जेल भेज दिया था। वो सभी लोग जेल में हैं। अब पुलिस ने इसे एक दूसरा मोड़ दिया है। अब पुलिस का कहना ये है कि उसकी हत्या एक 11 वर्ष के बच्चे ने की थी। 11 वर्ष के बच्चे ने गला दबा कर उसे मारा। अब पुलिस की थ्योरी चेंज हो गई है। अब पुलिस ने थ्योरी करके ये कहा है कि करण नाम का कोई बच्चा है, मथुरा जनपद का रहने वाला, वो भी हॉस्टलर था, हॉस्टल में ही रहता था, उस लड़के ने उसकी हत्या की है और इनके खिलाफ केवल एलिगेशन लगाया कि इन्होंने केवल सबूत को छिपाया है, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, धाराएं चेंज कर दी, मर्डर का चार्ज लगा दिया उस नाबालिग 11 वर्ष के बच्चे पर और इन पर लगा रहा सबूत छिपाने का आदेश। तो उन्होंने इस तरह से चार्जशीट में अमेंड करके केवल उनके खिलाफ सबूत छिपाने का आरोप लगाती हुई चार्जशीट भेजी है, इसलिए उनकी बेल की एप्लीकेशन लगी थी। उस बेल के मतलब पुलिस के चार्जशीट चेंज होने के आधार पर कोर्ट ने अपना निर्णय चेंज किया है? निर्णय कोर्ट ने निर्णय अभी नहीं दिया, मतलब एक आदेश कर दिया है जमानत का, क्योंकि वो जो अपराध है वो जमानती अपराध है। वहाँ न्यायालय बाध्य है जमानत देने के लिए, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बाध्य होती है जमानत देने के लिए। अब पुलिस ने धारा ही चेंज कर दी, जमानती अपराधी रखा केवल, तो कोर्ट बाउंड हो गई जमानत देने के लिए। ये वजह है। क्या कहना चाह रहे हो इस पूरे क्रम में? ये हमारे साथ में जो हुआ है, इन्होंने चार्जशीट लगाई है, गलत लगाई है। हमने बॉडी को पकड़ा है, गाड़ी में बॉडी पकड़ा है। जो प्रबंधक हैं दिनेश बघेल, उनके जिन्होंने ये हमको बाद में बताया, उन्होंने गला घोट के मारा और उन्होंने बोला भी था वहाँ पर कि हमने इनको रात को मार दिया, 4-5 लोगों ने मिल करके। और ये बच्चे के आंसू निकल रहे हैं जब हमने बाद में देखा है अच्छी तरह से, उसे किसी दूसरे कमरे में मर्डर किया गया है। ये पुलिस ने अच्छा मोटा पैसा लेकर के, पुलिस प्रशासन ने, सहपऊ की पुलिस, सीओ और एसपी इन तीनों ने मिलकर के एक गेम खेला है बहुत बड़ा। अब ये जमानत मंजूर हो गई है, आगे के लिए अब क्या करना चाहेंगे? हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे और अदर कोर्ट भी हैं इसके अलावा, जहाँ भी जो कोर्ट है उस वकीलों से सलाह लेंगे, वहाँ जाएंगे, हम वकीलों के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि मेन दोषी इसमें दिनेश बघेल है। हमने इसको बच्चा सही सलामत दिया, इसकी गाड़ी में बॉडी पकड़ी है हमने। आप इस निर्णय से संतुष्ट? हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। हमारा बच्चा इन्होंने मारा है, इस बच्चे को ले आए, कहीं 13 साल का बच्चा 11 साल के बच्चे का मर्डर दिखा रहे हैं, जिसमें 25 बच्चे और 2 टीचर हैं अंदर। इतने लोगों में कैसे मर्डर किया? हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। एसटीएफ और पुलिस के साथ ड्रग विभाग ने की छापामार कार्यवाही। जॉइंट ऑपरेशन में केमिस्ट पर की छापेमारी। नशीली दवाओं की सूचना पर हुई कार्यवाही। केमिस्ट के संचालक को किया गया गिरफ्तार। छापेमारी में फिजिशियन सैंपल का जखीरा बरामद। नशीले इंजेक्शन ब्यूप्रीनोफिन की बड़ी खेप बरामद। नशे में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की 800 वाइल हुई बरामद। छापेमारी में बरामद दवाओं की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए। ड्रग विभाग ने अलग अलग दवाओं के लिए सैंपल संदिग्ध व्यक्तियों के दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड आपको बता दें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज।
जगनेर में क्या कार्रवाई हुई है? थाना जगनेर पर कल दिनांक 24 दिसंबर को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि बिंदल केमिस्ट के शॉप पर बहुत सी प्रतिबंधित दवाएं का स्टॉक रखा हुआ है। इस सूचना पर एसटीएफ, थाना जगनेर की पुलिस व ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जिसमें कई मेडिसिन, इंजेक्शन बिना अभिलेखों के व नॉट फॉर सेल जैसी दवाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है तथा बीएनएक्स एक्ट की धाराओं में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट व एनडीपीएस की धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जिनका नाम अमित कुमार सन ऑफ मुकेश कुमार जो कि 28 वर्ष के हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकों ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की गई और इसी के साथ समस्त सरकारी ऋण योजना एवं जिला ऋण योजना की समीक्षा भी की गई। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि शासन की प्राथमिकता है कि आम जनमानस को किसी भी विभाग से परेशानी उत्पन्न न हो। और इसी क्रम में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जो कि बैंक के स्तर से प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में एसबीआई बैंक के कई मानकों प्रगति नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने नाराजगी व्यक्त कर खाता एसबीआई से हटाने के निर्देश दिए हैं। सॉरी वो ये हाँ मेट्रो करेगा, और मेट्रो कहती है कि नगर निगम करेगा। नहीं, मेट्रो ने काम शुरू कर दिया है जी, क्योंकि मेट्रो की वजह से वहाँ पर ये गंदगी हुई जी। मेट्रो ने काम शुरू कर दिया, उनसे पंप बढ़ाने की बात कर ली गई जी। अभी तक जैसे मान ली 4 पंप कार्य कर रहे हैं जी, जगह 8 पंप है, उन्होंने कह दिया पंप बढ़ाएं जिससे कि गंदगी ना रहे। वो काम यानी कि वो तैयार है, काम करें, पंप लगाएंगे। विकास विनाश के कीमत पर नहीं, विनाश नहीं चाहता हूँ, तो उनका नहीं हम ठीक करेंगे। और हमारे साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे इस चीज़ के, उन लोगों के साथ बैठ कर तय किया जाएगा ये कि क्या होना है यहाँ पर। जब पब्लिक का सेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना, तभी मेट्रो वालों को छोड़ा जाएगा कि इनके जो नुकसान हुआ है। तो एक दायरा होता है, मान लीजिए 50 मीटर का दायरा है, वो IITian आएंगे तो उस टीम में रहेंगे। 50 मीटर के दोनों तरफ नुकसान होता है, हो सकता है। अब कहीं 100 मीटर पर नुकसान हो रहा है तो किसी का अपने कारण से भी हो सकता होगा। तो उस एक इसीलिए टेक्निकल टीम बनाई है। ना मैं टेक्निकल आदमी हूँ, ना और वो लोग टेक्निकल है जो हमारे जनता के लोग हैं। हाँ, हमारा एक टेक्निकल आदमी था, एक्सपर्ट है, उसने जब बहस की कई मामलों पे, मेट्रो वाले निरुत्तर हो गए उसके सवालों के इस पर। तो अब डीएम साहब को भी समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत टाल मटोल में ये लगे हुए हैं, लापरवाही है, लापरवाही है, उस लापरवाही को करने नहीं देंगे। किसी को सवाल भाई मामले में जो मेट्रो का जो मामला चल रहा है उसे बेवजह तूल दिया जा रहा है, और कुछ विशेष लोग इसको बेवजह इसको तूल दे रहे हैं। तो उनका निशाना किसी को नाम नहीं बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर टारगेट किया जा रहा है कि मेट्रो वाले को अगर काम नहीं करेंगे जनता के हित में, तो मैं टारगेट बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे टारगेट बनने में एतराज नहीं है। मैंने उनसे कह भी दिया आज, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं पक्ष में हूँ, मुझे विपक्ष में नहीं झेल पाते थे, काटने जा रहे हैं। जबकि 40 साल में 4 जगह प्रॉपर्टी फिक्स हुई होगी, तो जिसमें बकाया थी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसमें बकाया थी वो तो चला गया कहीं, अब जो रह रहा है उसकी बिजली काट रहे हैं। तो इसके लिए हमने सुझाव दिया था, टोरेंट को भी दिया था, MD डिवीजनल को, इनको भी दिया डीएम साहब को, कि हर वार्ड में ये डिवीजनल का प्रतिनिधि बैठे, टोरेंट वाले बैठे, जनता को जिनका वो बकाया है उनको इन्फॉर्म करें, बुला लें, ये उनको सेटिस्फाई करें कि बकाया कैसे है। क्योंकि जब 14 साल से टोरेंट 0 बता रहा है, तो आज अचानक डिवीजनल का बिल कितना कैसे हो गया। दूसरी बात ये कि जो मकान 3 या 4 बार बिक चुका, वो कहाँ से देंगे। तो वर्तमान वाले को न परेशान किया जाए, उसको ढूंढ लें जिसमें बकाया है, उससे वसूलें, इससे वसूलने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें अभी हुई थी डीएम साहब से, तो उसमें ये प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे कि और तब तक ये बिजली काटने की प्रक्रिया को रोका जाए, ये भी उनको हिदायत दे दी है।
कि जब सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इतने लोगों का बकाया है, उनको टाइम दे दिया जाए कि आपके इस मोहल्ले में इतना बकाया है, आप लोग इतने तारीख तक जमा कर दीजिए, नहीं तो कटेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ये 2 बातें तय हुई आज। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। इटावा पुलिस ने एक दिल्ली नंबर की कार चौपला फ्लाईओवर के पास खड़ी देखी, जिसमें कि अवैध शराब भरी हुई थी। थाना चौबिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 550 शराब की बोतलों के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना चौबिया पुलिस क्षेत्र के बड़ा लोकपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक दिल्ली नंबर की पोलो टीडीआई कार चौपला फ्लाईओवर के पास खड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें अवैध शराब भरी हुई थी। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार से कुल 550 बोतल अंग्रेजी शराब ओल्ड मॉन्क अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बरामद की गई। यानी कि थाना चौबिया पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक लाल रंग की पोलो टीडीआई कार को चालक सहित चौपला फ्लाईओवर के पास से पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मोहन उर्फ मोनू शर्मा पुत्र जय भगवान निवासी ग्राम निरंजन थाना सिविल लाइन जनपद जिंद हरियाणा बताया और बताया कि शराब को दिल्ली से बिहार लेकर जा रहे थे। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था, ये एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक टिप ऑफ मिला था चौबिया थानाध्यक्ष सच्चिदानंद को और उसी आधार पर पुलिस ने एक्टिवेट होकर के इसमें बेचन और सच्चिदानंद ने इसमें कार्य किया कि ये सूचना ये मिली थी कि लाल रंग की पोलो गाड़ी जो है ये बिहार की तरफ जा रही है और इसमें हर तरफ शराब लदी हुई है। तो जब चेक किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, इसको चेक किया गया तो इसमें इसकी डिग्गी में, इसके सीट पर, इसके डिस्क बॉक्स में सब जगह शराब भरी हुई थी। सीटों के नीचे भी शराब भरी हुई थी। तो 550 जो इसके डब्बे हैं वो पकड़े गए हैं। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि इसमें जो गाड़ी है दोनों मिला करके लगभग 12,50,000 की ये पूरी मूल्य की शराब और गाड़ी पकड़ी गई है। और एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है जिंद हरियाणा का रहने वाला है और उसका नाम मोहन उर्फ मोनू है। तथा इसने बताया है कि इसमें जब ये गाड़ी दिल्ली की तरफ चलाई जाती है तो इसमें जो दिल्ली का नंबर प्लेट यूज़ होता है, जब बिहार ले जाते हैं तो गाड़ी में ही बिहार का नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो एक मनोज नाम का अपराधी है जो कि इसके आपराधिक इतिहास भी पहले भी हैं उसका इसमें, और रिंकू 2 आपराधिक इतिहास के व्यक्ति हैं जो कि वांछित हैं इसमें। उन्होंने बताया पूछताछ से कि ये इन व्यक्तियों ने जो है इनकी गाड़ी हैंडओवर किया था एक टोल प्लाजा पर और इसके आधार कार्ड इत्यादि भी बरामद किए हैं, पर्स वगैरह बरामद किया गया है जो है मनोज का। तो इस प्रकार से 2 वांछित हैं इसमें। एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है मुख्यतः ड्राइविंग का काम कर रहा था, वो 5,000 रुपये की लालच में वो लेके उसको जा रहा था बिहार पहुंचाने के लिए। और इसमें जो शराब पकड़ी गई है वो ओल्ड मंक है, CSD कैंटीन लिखा हुआ है, ओनली फॉर सेल इन दिल्ली और नॉट फॉर इन यूपी। तो इस प्रकार से ये निश्चित तौर से एक महती सफलता मिली है इटावा पुलिस के चौबिया थानाध्यक्ष को। और इस पर विधिक कार्रवाई करते हुए जो है 338, 340, 336 BNS का तथा 60/63/61 जो आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज किया गया है तथा मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिहार की नंबर प्लेट मिली है तो किस तरह से ये लोग बिहार में एंट्री करते थे, कुछ पूछताछ से पता चला है? जैसा ये बता रहा है लड़का कि ये जो है बिहार जानबूझ के उन्होंने बताया था कि जब बिहार के आसपास पहुंचने लगना तो बिहार नंबर प्लेट लगा लेना, जिससे कि वहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई चेकिंग में पकड़ा ना जाए, वो सुविधा हो जाए। तो इस प्रकार से जो नंबर प्लेट है आप समझ सकते हैं कि 2-3 नंबर प्लेट अगर गाड़ी से बरामद हो रहा है तो इसका निश्चित तौर से वही उद्देश्य है कि जाकर वहाँ पर कोई पुलिस चेकिंग में पकड़ा ना जा सके। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए 4 साहिबजादे। लखीमपुर खीरी में मनाया गया बाल दिवस। बाल दिवस के मौके पर जिले के संपूर्ण नगर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में शहीदी दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ गुरुद्वारा श्री सिंह सभा संपूर्ण नगर के ग्रंथी बाबा हरदीप सिंह गुरुवाणी के साथ किया गया। 4 साहब के शहादत दिवस के मौके पर सभी वक्ताओं ने बाल्यावस्था में शहीद हुए 4 साहिबजादे की याद में शहीदी दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंद्रजीत सूर्य ने कहा कि लगभग 6 वर्षों से विद्यालय में शहीदी दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लंगर की व्यवस्था के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष हरजीत सिंह जुनेजा, उपाध्यक्ष हरबंस साहनी, शिव कुमार गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश भास्कर, मनोज चड्ढा समेत विद्यालय स्टाफ और स्कूली बच्चे शामिल रहे।
में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए ऑफिस में तालाबंदी की। ऑफिस के क्लर्कों पर आरटीई में एडमिशन के नाम पर वसूली किए जाने का आरोप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पहुंचे और बीएससी दफ्तर में भ्रष्टाचार और आरटीई में एडमिशन के नाम पर 20 से 30,000 रुपए की वसूली दफ्तर के क्लर्कों द्वारा किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी कर दफ्तर पर ही धरने पर बैठ गए। कुछ कर्मचारी अंदर रह गए। इस दौरान ऑफिस के कर्मचारी जो अंदर पहुंच गए थे वे अंदर ही बंद हो गए, जबकि कुछ कर्मचारी बाहर ही रह गए। आज आप लोग यहाँ बीएससी ऑफिस में धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है, मेरा नाम सुधांशु चाहल है, ब्रांच सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विषय ये है, जो आरटीई में यहाँ एडमिशन होते हैं सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक गरीबों के लिए एक योजना चलती है। बच्चा उसमें 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ता है निःशुल्क। तो उस योजना में गरीबों का किसी का नाम नहीं है उस लिस्ट में, जो इन्होंने लिस्ट कल जारी की है। उस लिस्ट में जिसकी आय 1 लाख से ऊपर है वह व्यक्ति उसमें उसका नाम है। दूसरी चीज़, यहाँ हमारी बीएससी साहब से बात हुई, जो यहाँ परिवार आ रहे थे यहाँ लगातार जो अपने एडमिशन कराने के लिए आ रहे थे अंदर, तो यहाँ जो अंदर डीसी मीना जी जो इसकी इंचार्ज है, जो उनके एडमिशन करते हैं, वहाँ उन्होंने सबसे बात करके किसी के एडमिशन नहीं किए। जिन्होंने 20 से 30,000 रुपये इन्होंने एक एडमिशन के लिए नगर में, हमारी जो यहाँ बैठे हैं परिवार कि हम बोल रहे हैं कि 20 से 30,000 रुपये एक एडमिशन के लिए कराने के लिए, उसके बाद वरना नाम नहीं आएगा वरना पैसे दो। तो ऐसे बहुत परिवार हमारे साथ हैं यहाँ। तो यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज यहाँ कार्यालय पर बैठा है। जो परिवार हमारे साथ बैठे हैं, जब तक उनके साथ एडमिशन नहीं होगा उनके साथ हम यहाँ बैठे रहेंगे। एडमिशन तो होगा तो पेपर होने वाले होंगे? नहीं, अभी यहाँ चल रही है प्रक्रिया, पेपर नहीं हुआ। नए सत्र एडमिशन चलने वाले हैं 25-26 के लिए। इटावा भरथना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला सुमेर असफपुर में बीते गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने पीतल के घंटे काट लिए। सुबह जब ग्रामीण पूजा करने के लिए मंदिर पर पहुंचे तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। ग्राम नगला सुमेर निवासी विनोद पुत्र रामलखन के मकान के बगल में बने देवी माता मंदिर को देर रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। सुबह ग्रामीणों को जब उक्त घटना की जानकारी हुई तब ग्रामीणों ने हड़कंप मच गया। उक्त ग्राम आपको बता दें निवासिनी प्रेमा देवी ने जानकारी देते बताया है कि देवी माता मंदिर पर देर रात छोटे छोटे कुल 5 घंटे चोरी हुए हैं। साथ ही मंदिर में लगा लोहे का गेट भी चोर अपने साथ ले जाने की फिराक में थे। सुबह जब पूजा करने के लिए लोग मंदिर पहुंचे तब देखा कि मंदिर के गेट का ऊपरी हिस्सा उखड़ा हुआ है, किंतु गेट नीचे जमीन में फंसा होने की वजह से चोर अपने साथ नहीं ले जा सके। आपको प्रेमा देवी कौन सा गाँव है? नगरा सुमेर। क्या बात हो गई यहाँ पे आप लोगों जी? आप लोगों का देख ले आप सब लला मंदिर। हाँ मंदिर है जी, घंटा उतार ले 5। कितने बड़े घंटे थे? 5 आते, 1-2 के लिए खाते और 1-1 के लिए खाते। चोर ले गए? हाँ, अब चोर का पता नहीं को ले गए। कैसे पता चला कि घंटे? सवेरे पूजा करने लगा हुआ है, जब केवल घंटे ले गए और कुछ नहीं ले गए। गेट जो खोलने का जाम तो लला। अच्छा, पुलिस से